महिलाओं की बंदूक लिए हुए पिक्चर्स, मॉडर्न लाइफस्टाइल से सराबोर आधुनिक इजराइल की तस्वीरें देखकर यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि यह देश सदियों तक दुख, मुसीबतों और खून में रंगे हुए इतिहास को लेकर बना है। दरअसल इजराइल दुनिया की एकमात्र कंट्री है जिस पे यहूदी यानी कि जूइश का राज है। 1940 के दशक के पहले यहूदी विश्व के अलग अलग कोने में बिखरे हुए थे, खासकर यूरोप ही उनका घर बन गया था। लेकिन जिस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर की नाजी सेना ने जूस लोगों को बुरी तरह मारा और किसी भी देश ने उन्हें बचाने की कोई खास कोशिश नहीं की, तब ऐसी स्थिति में जूइश लोगों ने अपने देश की मांग उठाई जहां वो चैन से सर उठाकर जी सके और आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित भविष्य दे सके। लाखों जूस जब हिटलर के शासन के दौरान मारे गए तो यूरोप, खासकर जर्मनी के जूइश लोगों ने मेडिटेरेनियन सी में बसे एक छोटे से रीजन की तरफ अपना रुख कर लिया जिसे पैलेस्टाइन कहा जाता था। अफ्रीका, यूरोप और विश्व के दूसरे हिस्सों से जूस अब पैलेस्टाइन की तरफ बढ़ने लगे। इस वक्त इनकी आंखों में ख्वाब था अपनी जमीन होने का, अपने लोगों के बीच होने का और अपना एक देश बनाने का जहां उनकी किस्मत यूरोपियन के हाथों ना लिखी जाए। लेकिन सवाल उठता है कि विश्व भर के जूइश आखिर पैलेस्टाइन की तरफ ही क्यों आगे बढ़े? क्यों उन्होंने इस छोटे से देश को अपना कहा? जूस के इतिहास और इजराइल की कहानी समझने के लिए चलते हैं इतिहास के पन्नों में। कहानी की शुरुआत होती है लगभग 4000 साल पहले। इन दिनों मेसोपोटामिया की सभ्यता थी जहां मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया जाता रहा। इस वक्त यहाँ कोई खास धर्म नहीं था और समाज इवॉल्व नहीं हुआ था। इसी दौरान यहाँ जन्म हुआ हजरत इब्राहिम का, जिससे अब्राहमिक रिलीजन शुरू हुआ। इनके वंशजों ने यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म को जन्म दिया। बहरहाल हजरत इब्राहिम धीरे धीरे लैंड ऑफ केनन, जो कि प्रेजेंट डेज में इजराइल और पैलेस्टाइन का भाग है, वहां चले गए और लोगों को धार्मिक शिक्षा देना शुरू कर दी। इन्होंने एक धर्म की स्थापना की जिसे नाम दिया जूडाइज्म। इब्राहिम के फॉलोअर्स जूडास कहलाने लगे। इब्राहिम के 2 बेटे हुए, एक इस्माइल और दूसरा आइसक। इनके समय में भी इन्होंने जूडाइज्म को ही फॉलो किया और इनके फॉलोअर्स भी काफी संख्या में हो गए। लेकिन आगे चलकर आइसक के जो बेटे हुए उन्हें क्रिश्चियनिटी में जेकब, यहूदियों में इजराइल और मुस्लिमों में याकूब के तौर पर जाना गया। उन्होंने जूडाइज्म को आगे बढ़ाया, लेकिन फिर जेकब ने 4 शादियां की जिससे उनके 12 पुत्र हुए, जिन्होंने 12 अलग अलग कबीले बनाए और राज करने लगे। इन्हीं में से एक पुत्र जूडा था। इन्होंने ही यहाँ पहली दफा यहूदी धर्म की स्थापना की। लेकिन बीतते वक्त के साथ यहाँ भयानक अकाल पड़ने लगा, जिससे कि यहूदी लोग धीरे धीरे आसपास के देशों में माइग्रेट करने लगे। सबसे ज्यादा यहूदी उन दिनों इजिप्ट में जा बसे, क्योंकि यहूदी जहाँ भी जाते वहाँ सेटलमेंट बनाते और ग्रुप्स में रहा करते थे, इसीलिए वो बिजनेस में हमेशा से आगे थे। इनकी काबिलियत से इजिप्ट के राजा अब डरने लगे। उन्हें लगा कि अगर यहूदियों की संख्या यूं ही बढ़ती रही तो फिर वो दिन दूर नहीं जब ये लोग इजिप्ट पर कब्जा कर लेंगे और अपना शासन चलाने लगेंगे। इनकी बढ़ती आबादी और प्रॉस्पेरिटी ने वहां के राजा को रेस्टलेस करना शुरू कर दिया। फिर जल्दी ही वहां के राजा ने जूस प्रभाव और परिवार को रोकने के लिए ऐसा आदेश दे दिया जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल इजिप्ट के किंग ने सारे जूस पुरुषों और बालकों को मार देने का आदेश दिया। जूइश महिलाओं को स्लेवरी में धकेलना शुरू कर दिया। इससे न तो केवल शुरुआती दिनों में जूस की पॉपुलेशन घटी, बल्कि बहुत सारे जूस अब दूसरे राज्यों की तरफ भागने की फिराक में लग गए। इसी दौरान इजिप्ट के जूस परिवार में हजरत मूसा का जन्म हुआ था, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से इजिप्ट में रहने वाले जूस को इकट्ठा किया और कठिन रास्ते को पार करके अपने जूस काफिले के साथ वापस इजराइल आ गए। इसके बाद मूसा एक धार्मिक गुरु के तौर पर देखे जाने लगे। उनका जूस लोगों के बीच में काफी सम्मान बढ़ने लगा। जब सारे जूइश मिलकर इजिप्ट से अपने काफिले के साथ इजराइल पहुंचे, तब उन्होंने ईश्वर के 10 कमांड्स यानी उपदेश दिए, जिसे मानने से जूस हमेशा सुखी संपन्न रह सकते थे। उन्होंने इन 10 उपदेशों को एक पत्थर पर लिखवाकर एक सोशल सेंटर में रखवा दिया, जिसे जूस के बीच में 10 कमांडमेंट ऑफ सुप्रीम गॉड कहा गया। इस तरह से यहूदियों को एक लंबे संघर्ष के बाद रहने के लिए एक निश्चित जगह मिली।
कुछ वक्त के बाद इजराइल में किंग सॉल ने इजराइल किंगडम को एस्टैब्लिश किया, जो कि यहूदियों का अपना साम्राज्य बना। लगभग 1000 BC में किंग डेविड, जो राजा सोल के बेटे थे, जूइश लोगों के पहले पावरफुल किंग बने। उनके बेटे राजा सोलोमन, जो कि मुस्लिम लोगों में राजा सुलेमान के नाम से प्रसिद्ध हुए, उन्होंने इजराइल की राजधानी जेरूसलेम में यहूदियों का पहला सोशल वर्शिप सेंटर टेम्पल माउंट बनवाया। इसे फर्स्ट टेम्पल या सोलोमन टेम्पल कहा गया, क्योंकि यहूदी मूर्ति पूजा को नकारते थे। इसलिए इस मंदिर में हजरत मूसा के दिए हुए 10 उपदेश वाले पत्थर को रखा गया। लेकिन कुछ समय में ही यहाँ सिविल वॉर हो गया और यहाँ के लोग 2 एथनिक ग्रुप में बंट गए। किंग सोलोमन यहूदी के पावरफुल रेस के तौर पर उभरे। इनके यहाँ खुशियाँ और खूब सारी दौलत बरसी। लेकिन 2 सदी बीतने के बाद ही यहाँ मेसोपोटामिया के एक राजा शालमानेसर 5 ने हमला कर दिया, जिसमें फिर से हजारों यहूदी मारे गए और राजधानी जेरूसलेम को बुरी तरह लूटा गया। किसी तरह यहूदियों ने खुद को और अपने साम्राज्य को फिर से बसाया। लेकिन 587 BC में एक बड़ी घटना हुई। इसी दौरान कई वॉर्स हुए, जिसमें जेरूसलेम को बुरी तरह से बर्बाद किया गया। उस वक्त बेबीलोनियन किंग नेबुकदनेस्सर के हुक्म पर पूरी जूडा कम्युनिटी को लूटा गया और भयानक मैसेकर हुआ। जो लोग बच गए उन्हें बेबीलोनियंस अपने साथ स्लेव बनाकर ले गए। बेबीलोनियन किंगडम ने जूडा किंगडम को बर्बाद कर दिया। इसके बाद जूस अब बेबीलोन के कब्जे में रहे। बेबीलोनियंस ने इनके फर्स्ट होली टेम्पल को भी खाक कर दिया और इसी दौरान हजारों जूस को 70 सालों के लिए एग्जाइल में भेज दिया। बहुत सारे जूइश इजराइल छोड़कर भाग निकले और विश्व के कोने कोने में बिखर गए। इस घटना के बाद तो जेरूसलेम और यहूदी दोनों का ही इजराइल में नामो निशान मिट गया। कुछ समय बाद ही ईरान में एक नए एम्पायर का जन्म हुआ, जिसे पर्शियन एम्पायर कहा जाता है। पर्शियन किंग्स ने मेडिटेरेनियन सी के कई हिस्सों समेत बेबीलोन और इजिप्ट को जीतकर एक बड़े भाग में पर्शियन एम्पायर खड़ा कर दिया, जिसमें यहूदियों को थोड़ी स्वतंत्रता मिली। इन्होंने इन यहूदियों को जो एग्जाइल के दौरान बेबीलोन में एज ए स्लेव लाए थे, उन्हें फ्री करके आदेश दिया कि वो इजराइल वापस जाए और वहां फिर से इजराइल को हरा भरा बनाए। पर्शियन किंग साइरस II ने यहूदियों को फिर से मंदिर बनाने की भी अनुमति दी। इसके बाद यहूदी फिर से इजराइल आ गए और उन्होंने यहाँ अपना मंदिर फिर उसी जगह बनाया। इसे सेकंड टेम्पल कहा गया। यहाँ यहूदियों ने अपना जीवन शुरू किया, लेकिन ये जगह हमेशा ही युद्ध और हमलों में उलझा रहा। कुछ वक्त बीतने के बाद अलेक्जेंडर ने पर्शियन एम्पायर को जीत लिया और इसके बाद जेरूसलेम अब सिकंदर के कब्जे में आ गया। अलेक्जेंडर किंगडम खत्म होने के बाद 63 BC तक इजराइल रोमन किंगडम के भीतर आ गया। रोमन किंगडम के समय में ही जीसस क्राइस्ट का जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ। वो धीरे धीरे लोगों के बीच काफी पॉपुलर होने लगे और उन्होंने खुद को भगवान का बेटा कहा। जल्दी ही उनके फॉलोअर्स अब यहूदी समाज में फैल गए। लोग उनकी बातों से बहुत प्रभावित होते और उनके चमत्कार देखने आने लगे। ये बात यहूदियों के धर्म गुरुओं को नहीं भाई। उन्होंने जीसस के खिलाफ बातें फैलानी शुरू कर दी। जूस ने जीसस को अपना गॉड मैसेंजर मानने से इनकार कर दिया। ये जीसस ऑफ नाजरेथ की टीचिंग को मानने से इनकार करने लगे और 30 से 33 AD के करीब जीसस को सूली पर टांग दिया, ये कहते हुए कि ये आदमी धर्म के खिलाफ बोल रहा था। लेकिन जीसस को सूली पर टांगना यहूदियों पर बहुत भारी पड़ गया। रोमन एम्पायर में जीसस के फॉलोअर्स बढ़ने लगे। कई जूइश भी अब क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने लगे थे। इससे यहूदियों की समस्या और बढ़ने लगी। असल में रोमन्स की बढ़ती हुई क्रिश्चियन पॉपुलेशन की वजह से कई जूस भी अब क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने लगे थे। इससे जूइश के धर्म गुरुओं ने मिलकर रोमन के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, जिसे फर्स्ट जूइश रोमन वॉर कहा जाता है, ताकि क्रिश्चियंस को इजराइल से भगाया जा सके और रोमन्स के राज से छुटकारा मिल सके। जहां तहां लोग अब काफिले बनाकर रोमन एम्पायर को मानने से इनकार करने लगे। जब जूस ने पहली बार अपने हक की आवाज उठाई और रोमन किंगडम को मानने से इनकार करने लगे, तब रोमन्स ने पूरे जेरूसलेम को चारों तरफ से घेर लिया और फूड सप्लाई बंद कर दी, जिससे कि जूस भूखे मारे गए। इसके बाद उन्होंने बचे कुचे लोगों को मारना शुरू कर दिया और अंत में पूरे जेरूसलेम को आग के हवाले कर दिया। इसी दौरान रोमन्स ने यहूदियों के सेकंड टेम्पल को भी जलाकर राख कर दिया, जिसकी एकमात्र दीवार आज भी जेरूसलेम में बची हुई है। इस घटना को सीज ऑफ जेरूसलेम कहा गया।
इस आगजनी में लाखों जूस परिवार मारे गए और जो बचे उन्हें या तो कन्वर्ट किया जाने लगा या फिर स्लेवरी में डाला जाने लगा। जूस महिलाओं के साथ अत्याचार ज्यादा बढ़ गए और जूस पुरुषों और बच्चों को तो जान से भी मारा जाने लगा। इस दौरान रोमन्स ने न केवल लाखों यहूदियों को मार गिराया बल्कि लाखों को स्लेव बना लिया और जो बचे थे उनके ऊपर टैक्स इम्पोज कर दिया गया। इजराइल का नामो निशान मिटाने के लिए रोमन्स ने जेरूसलेम का नाम बदलकर एलिया कैपिटोलिना कर दिया। इसी दौरान रोमन्स ने इजराइल के एक छोटे से हिस्से जिसे जूडिया कहा जाता था उस जगह का नाम बदलकर सीरिया पैलेस्टीना कर दिया, जो कि लेटर ऑन पैलेस्टाइन के नाम से जाना गया। धीरे धीरे इसी पैलेस्टाइन में जूस के फॉलोअर्स ने क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दिया। हालांकि उन दिनों रोमन एम्पायर के किंग्स भी क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट थे, इसलिए पैलेस्टाइन में रहने वाले लोग गुपचुप तरीके से इस रिलीजन को फॉलो करते थे। शुरुआती दिनों में ये रिलीजन ज्यादा नहीं फैला। 324 AD तक तो रोमन एम्पायर का राज रहा, लेकिन इसके बाद रोमन किंगडम के टुकड़े हो गए और आखिरकार बाइजेंटाइन एम्पायर, जो कि रोमन एम्पायर का ही एक भाग था, उसने 324 AD से जेरूसलेम की गद्दी हथिया ली। रोमन साम्राज्य की सत्ता द ग्रेट एम्परर कहे जाने वाले कॉन्स्टेंटीन के हाथों में आ गई। कॉन्स्टेंटीन खुद ही क्रिश्चियनिटी और जीसस के थॉट से काफी प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने जेरूसलेम में जहां जीसस की कब्र थी वहां एक चर्च बनवा दिया और क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया। इस चर्च को चर्च ऑफ द होली सेपल्चर का नाम दिया गया। इसके बाद बाइजेंटाइन एम्पायर ने क्रिश्चियनिटी को अपना ऑफिशियल रिलीजन घोषित कर दिया। अब चूंकि यहूदी लोगों ने जीसस की टीचिंग्स को नहीं माना था और जीसस के क्रूसिफिकेशन को सपोर्ट किया था, इसलिए अब ये लोग दोबारा से इस नए साम्राज्य के टारगेट बन गए। अब फिर से जूस का परसिक्यूशन शुरू हुआ। इसी दौरान फिर से हजारों यहूदियों ने ईसाई धर्म को अपना लिया और जिन लोगों ने नहीं अपनाया उनके ऊपर फिर से अत्याचार होने लगे। क्योंकि बाइजेंटाइन एम्पायर को पता था कि अगर जूस को थोड़ी भी छूट मिली तो ये तुरंत अपना साम्राज्य बनाने में देरी नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने इस दौरान कई सारे ऐसे रूल्स बनाए जिससे कि जूस लोगों की पावर खत्म होती चली गई। कुछ रूल्स के हिसाब से जूस अपने लिए कोई भी स्लेव या सर्वेंट नहीं रख सकते थे। जूस और नॉन जूइश मैरिज भी बैन कर दी गई। जूस अपने लिए किसी भी तरह की कम्युनिटी वर्शिप सेंटर नहीं बना सकते थे और ना ही उन्हें बहुत ज्यादा संख्या में इकट्ठा होकर प्रेयर्स करने की अनुमति थी। इन सब रूल्स को नहीं मानने वाले जूस को पनिश करने का भी प्रावधान बना। उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती थी और कई मामलों में उन्हें या तो जेल में डाल दिया जाता था या फिर उन्हें सीधे मौत की सजा दे दी जाती थी। ऐसी बदतर जिंदगी जीते हुए जूस ने कुछ सदियां और गुजारी। 638 AD में बाइजेंटाइन एम्पायर को हराकर अरब आर्मी ऑफ उमर जेरूसलेम को कैप्चर कर लेता है, जिसके बाद पूरा सीरिया पैलेस्टीना अरब रूलर्स के अंडर आ जाता है। अरब्स के समय उन्होंने उस जगह का नाम अब पैलेस्टीना कर दिया। 638 से लेकर 1099 तक पैलेस्टीना इस्लामिक पीरियड में रहा, जिसमें यहूदियों को थोड़ी बहुत आजादी मिली। इसी दौरान लाखों जूस मुस्लिम बन गए और खुद को इब्राहिम के वंशज कहने लगे। इस दौरान यहूदी खूब फ्लरिश हुए। मुस्लिम खलीफा ने पूरी दुनिया में बसे जूस को वापस से जेरूसलेम आने का न्योता दिया। इस दौरान आसपास बसे जूस फिर से इजराइल की तरफ चले गए। हालांकि पिछले 500 सालों से भटकते रहने के कारण कई जूस अब अफ्रीका, यूरोप, खासकर स्पेन, जर्मनी और रूस के आसपास के इलाकों में बस गए थे और उन्होंने वहां अपना छोटा छोटा सेटलमेंट बना लिया था। इसी दौरान इस्लाम धर्म चारों तरफ फैला और जूस भी पूरी दुनिया में अलग अलग जगह बसने लगे। 1099 तक तो जूस अच्छी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन 11th सेंचुरी तक आते आते यूरोपियंस अब समुद्री रास्ते ढूंढते हुए हर जगह को कॉन्कर कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने पैलेस्टीना को भी कॉन्कर किया और यहाँ के लोगों को मारना शुरू कर दिया। इसके अलावा यूरोप की दूसरी जगहों में जहाँ जूस पहले से रह रहे थे उन पर भी अत्याचार शुरू हो गया। दरअसल लगभग सारे यूरोपियन देश क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने लगे थे और उनका मानना था कि जूस लोग ही थे जिन्होंने जीसस को क्रूसीफाई किया था, जिसका खामियाजा उन्हें 1000 साल बाद भी चुकाना पड़ रहा था। यूरोपियन क्रिश्चियंस ने न सिर्फ पैलेस्टीना एंड जेरूसलेम को कैप्चर किया, बल्कि यहाँ पर रह रहे जूस की जिंदगी में भी जहर घोलने का काम किया। इनका मानना था कि जेरूसलेम जहाँ जीसस की कब्र थी उसे अरब मुसलमानों से छीना जाए और जूस जो कि जीसस की मौत के लिए जिम्मेदार माने जाते थे उनका खात्मा किया जाए। ये दौर शुरू हुआ 1095 से।
जो कि 1291 तक चलता रहा। इस दौरान मुस्लिम और क्रिश्चियन लोगों के बीच भयानक युद्ध हुए, जिसे होली वॉर भी कहा जाता है। दरअसल जूस और मुस्लिम लोग जेरूसलेम को अपना होली लैंड मानते थे, लेकिन क्रिश्चियंस भी इसी जगह को अपना होली लैंड मानते थे और उस पर अपना अधिकार चाहते थे। इसी युद्ध में मुस्लिमों और जूस ने मिलकर ईसाइयों से युद्ध किया ताकि उन्हें जेरूसलेम जाने से रोका जा सके। इस युद्ध में दोनों ही तरफ से लाखों लोग मारे गए, खासकर जूस जो इस रीजन में रह रहे थे। उनकी तो आधी से ज्यादा संख्या इस युद्ध में खत्म हो गई। इसके अलावा यूरोप में जहां भी यहूदी दिखे, वहां ईसाइयों ने उनको जिंदा जलाना शुरू कर दिया। यहूदियों की ये जीवन शैली और स्लेवरी ऑटोमन एम्पायर के आने तक बनी रही। 16th सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर ने जेरूसलेम पर कब्जा कर लिया। यूरोप के भी बड़े हिस्से पर इन दिनों ऑटोमन एम्पायर का राज था, जिसमें जूस को थोड़ी आजादी मिली। हालांकि उन दिनों भी जूस को कोई अच्छी जिंदगी नहीं जी रहे थे, लेकिन फिर भी यूरोप में क्रिश्चियंस जिस तरह से जूस को ट्रीट कर रहे थे, उससे अच्छी जिंदगी ऑटोमन एम्पायर के जूस की थी। ऑटोमन एम्पायर ने न सिर्फ जूस को फिर से उनकी धार्मिक स्वतंत्रता दी, बल्कि उन्हें फिर से अच्छी जिंदगी जीने का मौका दिया। उन्होंने जेरूसलेम के उलझे हुए होली लैंड डिस्प्यूट्स को भी खत्म करने की कोशिश की। दरअसल उन्होंने माउंट टेम्पल की दीवार और मस्जिद का एंट्रेंस और पैलेस्टाइन कहे जाने वाले क्षेत्र में चर्च के एंट्रेंस को अलग किया। सबके लिए इंतजाम किए गए ताकि लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे से वॉर ना करें। ऑटोमन एम्पायर का ये काम बेशक जेरूसलेम में काफी कारगर रहा। लंबे समय तक इन तीनों धर्मों के बीच कोई धर्म युद्ध नहीं हुए, लेकिन जूस का फेट उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाला था। पिछले 2000 सालों से भागते रहने की वजह से अब जूस ज्यादातर मेडिटेरेनियन सी के हिस्सों और यूरोप में बस गए थे। बट यूरोप में अब चारों तरफ जूस विरोधी बातें होने लगी। क्रिश्चियंस अब बिना मतलब के कारण ढूंढकर जूस को मारने लगे। इस वक्त जूस के खिलाफ फैली इस नफरत को एंटीसेमिटिज्म का नाम दिया गया, जिसका मतलब था जूस लोगों के साथ धर्म और रेस के बेसिस पर भेदभाव करना। यह भेदभाव कोई नॉर्मल लेवल का नहीं था, बल्कि एंटी जूइश लोग जूस को समाज का धब्बा समझते थे। उन्हें कम्युनिटी या सोसाइटी के सोशल वेलफेयर स्कीम्स और बेनिफिट से दूर रखा जाता था। उन्हें कई बार तो धर्म के नियम तोड़ने और काला जादू करने के नाम पर जिंदा जला दिया जाता था। 18th सेंचुरी आते आते एंटीसेमिटिज्म पूरे यूरोप एम्पायर्स में फैलने लगा और जूस को एक एक सांस के लिए मोहताज होना पड़ा। आए दिन उनके साथ मारपीट, स्लेवरी और मैसेकर्स होने लगे। एंटी जूइश खासकर ईसाइयों ने जूइश लोगों का मैसेकर करना शुरू कर दिया। औरत, मर्द, बच्चे, यहाँ तक कि प्रेग्नेंट औरतों को एक साथ इकट्ठा करके जिंदा आग में जला दिया जाता था। हजारों जूस को फ्रांस और यूरोप के दूसरे हिस्सों से निकाला जाने लगा। जूस के लिए एक येलो बैच पहनना कंपलसरी कर दिया गया, जिससे कि उन्हें सोशली लोग पहचान सके। जॉब्स, सोशल रिजर्वेशंस, इंटर रिलीजन मैरिजेस, ये चीजें जूस के लिए बैन थी। यहाँ तक कि जो लोग जूस से कन्वर्ट होकर क्रिश्चियंस बन जाते थे, उनके साथ भी यूरोप में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। कुल मिलाकर कहे तो एंटीसेमिटिज्म की वजह से पूरे यूरोप में जूस के साथ बेरहमी से मारपीट की जाती रही। वक्त के साथ चीजें बदली नहीं, बल्कि जूस का जीना और मुश्किल होने लगा। इनके लिए अलग पीनल कोड होते थे। इन्हें हर छोटी बात पर मार दिया जाता था और कुछ सालों के अंतराल के बाद इन्हें देश से निकालने के लिए युद्ध होने लगते। क्रिश्चियंस का मानना था कि जूस सिर्फ अपनी भलाई चाहते हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, इसीलिए इन्हें सामाजिक जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसे में अब लाखों यहूदी लोग परेशान होकर अमेरिका की तरफ भागने लगे। इसी दौरान 18वीं शताब्दी में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तब नेपोलियन के टाइम में जूस को अच्छी जिंदगी जीने का मौका मिला। लेकिन नेपोलियन के अंत के साथ ही जूस की जिंदगी की खुशियों की भी अंतिम घड़ी आ गई। लेकिन उनका इस तरह से बार बार भागना अब उनकी पीढ़ियों को नागवार गुजरने लगा। धीरे धीरे जूस लोग अपनी धरती की मांग करने लगे। उनकी ये डिमांड मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज से थी, क्योंकि उन्हीं के कारण मॉडर्न टाइम में जूस बेघर हो रहे थे और जहां तहां भागकर जिंदगी जीने को मजबूर हो रहे थे।
दुनिया में हो रहे बुरे बर्ताव की वजह से पूरी दुनिया में जूइश कम्युनिटी को लगने लगा था कि अगर उन्हें एक सुकून की जिंदगी जीनी है तो उन्हें अब अपना देश बनाना पड़ेगा। 19th सेंचुरी तक चारों तरफ जूस के बीच में जूइश कंट्री की बातें होनी शुरू हो गई। इसी दौरान मई 2, 1860 को थियोडोर हर्जल नाम के एक जूस व्यक्ति का जन्म हंगरी में हुआ। इन्होंने खुद ही काफी एंटी जूइश पॉलिसीज और यूरोपियंस के हेट्रेड को फील किया था। इन्होंने ज़ोनिज्म नाम का एक मूवमेंट शुरू किया और जूस की अपनी कंट्री की मांग को बढ़ावा दिया। इसी दौरान इन्होंने किताब लिखी जिसका टाइटल द जूइश स्टेट था। इस किताब में पहली बार उन्होंने पूरी दुनिया में बसे जूस को अपना देश बनाने को कहा। हर्जल पेशे से जर्नलिस्ट थे और उन्होंने ही 19वीं शताब्दी में पहली बार जूस के लिए और अपने देश के लिए आवाज उठाई थी। इनके द जूइश स्टेट के विचार पूरे विश्व भर में फैले, जूस को प्रभावित करने लगे। फिर हर्जल ने एक जूस की पॉलिटिकल कमेटी बनाई जिसका नाम ज़ियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रखा गया और इसकी पहली बैठक 1897 में स्विट्जरलैंड में हुई। इस बैठक के बाद ज़ियोनिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए विश्व भर में फैले जूस इस ऑर्गेनाइजेशन में पैसे भेजने लगे। देखते देखते कुछ ही समय में यह ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत पैसे इकट्ठे कर लिए जिससे कि जूस का एक अपना देश बनाया जा सके। उन दिनों पूरे यूरोप में डेथ टू द जूस का नारा गूंजने लगा था जिससे कि पूरी जूस फैमिलीज में काफी डर फैलता जा रहा था। ऐसे में हर्जल ने विश्व भर में फैले जूस को अपने वतन इजराइल, जो कि अब पैलेस्टाइन बन गया था, वहां आने को कहा। उनके उस बुलावे के बाद काफी मात्रा में जूस अपने वतन इजराइल की तरफ बढ़ने लगे। हर्जल को यह भरोसा था कि एंटीसेमिटिज्म को यूरोप से हटाना नामुमकिन है और इस वजह से जूस हमेशा ही दुख भरी जिंदगी जीते रहेंगे। इसीलिए उन्होंने जूस स्टेट की मांग तेज कर दी। उनके बुलावे पर फिर से जूस का काफिला पैलेस्टाइन की तरफ बढ़ने लगा। जिसको जैसे संभव हुआ वो उसी हालत में पैलेस्टाइन की तरफ बढ़ निकला। कुछ लोग तो एंटीसेमिटिज्म के मारे पैदल ही रेगिस्तान पार करते हुए पैलेस्टाइन पहुंच गए। चूंकि उन दिनों पैलेस्टाइन ओटोमन एम्पायर के हाथ में था, इसीलिए जूस के यहाँ आने पर कोई रोक टोक नहीं हुई। जूस के यूरोप से पलायन करके पैलेस्टाइन पहुंचने के इवेंट को आलिया का नाम दिया गया। हर्जल के इस बुलावे पर पहला आलिया 1882 एंड 1903 के बीच हुआ जिसमें लगभग 35,000 जूस इजराइल वापस आए। इसके बाद दूसरा आलिया 1904 एंड 1914 के बीच हुआ जिसमें फिर से लगभग 40,000 जूस इजराइल आए। इसी बीच वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया। इसके दौरान भी लगभग 40,000 जूस पैलेस्टाइन आ गए। लेकिन पैलेस्टाइन आकर भी जूस यहाँ एक भगोड़े की तरह जीवन जी रहे थे। जूइश लोगों ने बॉर्डर वाले इलाकों में अपना सेटलमेंट बनाया, लेकिन जूस के पास काफी पैसे थे जिसका इस्तेमाल करके वो अपना शहर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और संस्कृति को फ्लोरिश करना चाहते थे। जूस अपना देश किसी भी कीमत पर बनाना चाहते थे और इस बात की खबर ब्रिटिशर्स को काफी अच्छे से थी। उन दिनों अमेरिका में जो जूस थे वो काफी फ्लोरिश्ड और रिच थे और वही लोग मेनली ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पैसे भेज रहे थे। अमेरिका के वर्ल्ड वॉर 1 में एंटर कर जाने के बाद अब जूस भी कुछ हद तक प्रो ब्रिटिशर्स हो गए। इस बात का फायदा उठाकर ब्रिटिश एम्पायर ने अपनी कमजोर होती हुई इकोनॉमी को बूस्ट करने और वॉरफेयर के खर्चे को उठाने के लिए 1917 के आसपास जूस लोगों से फाइनेंशियल मदद मांगी। बदले में उन्होंने ये कहा कि अगर जूस उन्हें पैसों से मदद करते हैं और अगर ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वॉर 1 जीत जाते हैं तो वो लोग जूस की अपनी कंट्री इजराइल बनाने में मदद करेंगे। ब्रिटिशर्स के इस वादे पर भरोसा करके जूस ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया। उन दिनों ये प्रस्ताव जूस और ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बैल्फोर के बीच हुआ था जिसे बैल्फोर डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। इस प्रॉमिस पर भरोसा करके जूइश लोगों ने ब्रिटिशर्स को ऑटोमन के खिलाफ जाकर फाइनेंशियल मदद की। इस युद्ध में ऑटोमन एम्पायर हार गया और पैलेस्टाइन अब ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गया। पैलेस्टाइन जब ब्रिटेन के कब्जे में आया तो पूरे विश्व से जूस पैलेस्टाइन की तरफ बढ़ने लगे। जूस लीडर्स ने देखा कि लोग अलग अलग जगहों से आ रहे हैं और उनकी बोली, भाषा और लाइफस्टाइल भी एक दूसरे से अलग है, तो उन्होंने पूरी जूस सोसाइटी को यूनिफॉर्मिटी देने के लिए एक शहर बसा लिया जिसका नाम सिटी ऑफ टेल अवीव दिया गया।
यहाँ पर जूइश लीडर्स ने हिब्रू भाषा, जो कि जूस की अपनी पुरानी भाषा थी, उसे फिर से यूज में लाने की कोशिश की। हिब्रू भाषा सिखाने के लिए स्कूल खोले गए, न्यूज़पेपर और पब्लिक अनाउंसमेंट्स और प्रेयर्स को हिब्रू लैंग्वेज में ही प्रमोट किया गया, जिससे कि जूस आपस में मजबूती से जुड़ते चले गए। जूस की बढ़ती जनसंख्या और ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ जाने की वजह से अब पैलेस्टाइन, जो कि मेनली मुस्लिम थे, वो डरने लगे और यहीं से शुरू हो गया अरब इजरायली के बीच पैलेस्टाइन में डोमिनेंस का कॉन्फ्लिक्ट। दोनों ही पैलेस्टाइन पर अपना हक चाहते थे। पैलेस्टीनीज को लगने लगा कि उनकी जमीनें छीनकर ब्रिटिशर्स कहीं जूस को ना दे दे। इसके बाद पैलेस्टीनीज ने जूस और ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, जिसे शांत करने के लिए ब्रिटिशर्स ने जूस के सिर्फ 10,000 लोगों को ही एक साल में पैलेस्टाइन आने की परमिशन दी। लेकिन पोलैंड, रशिया और जर्मनी में बढ़ते एंटीसेमिटिज्म की वजह से लाखों जूस बिना किसी रूल की परवाह किए इल्लीगली पैलेस्टाइन में आने लगे। इसी बीच जूस ने अपनी सिटी में एग्रीकल्चरल लैंड्स को बनाया और खेती शुरू कर दी। इसके अलावा हिस्टाड्रूट, जो कि लेबर संगठन था, उसे भी बनाया गया। इसके बाद उन्होंने एक इलेक्टेड असेंबली, अपनी नेशनल काउंसिल और हगाना, जो कि इजराइल की डिफेंस फोर्स थी, उसे भी स्टैब्लिश कर लिया। एक तरह से इन्होंने पैलेस्टाइन में अपना देश बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच जर्मनी में हिटलर के राइज की वजह से जूइश लोगों पर बहुत अत्याचार होने लगा, जिससे भागकर फिर लाखों की संख्या में जूस अपने देश इजराइल की तरफ लौटने लगे। जूस के बढ़ते पॉपुलेशन की वजह से अब पैलेस्टाइन में कॉन्फ्लिक्ट्स तेज हो गए, लेकिन इस बार जूस भागने के मूड में नहीं थे। उन्होंने अपनी फोर्सेस को तैयार किया, जिससे वो पैलेस्टाइन के खिलाफ सिविल वॉर भी जीत रहे थे। 1933 से 1938 तक पैलेस्टाइन में कई सिविल वॉर्स हुए, जिसमें कई जूइश और मुस्लिम मारे गए। इसी बीच आमिन अल हुसैन, जो कि जेरूसलेम का मुफ्ती था और अरब हायर कमेटी का प्रेसिडेंट था, उसने जूस को पैलेस्टाइन से मारकर भगाने के लिए हिटलर से दोस्ती करनी चाहिए। वो जर्मनी जाकर हिटलर की सेना में शामिल होना चाहता था, जिससे कि पैलेस्टाइन में भी मुस्लिम एसएस आर्मी बनाई जा सके और जूस के साथ वही सुलूक पैलेस्टाइन में भी किया जा सके जो उस दौरान जर्मनी में हो रहा था। हिटलर ने मुफ्ती को कभी भी ज्यादा वैल्यू नहीं दी, लेकिन मुफ्ती ने हिटलर के दाहिने हाथ माने जाने वाले एडोल्फ आइकमैन से दोस्ती कर ली। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिशर्स ने पैलेस्टाइन के बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया, जिससे कि जूस का पैलेस्टाइन में एंटर करना नामुमकिन हो गया। ऐसे में बाकी देशों ने भी जूस के लिए अपने देश के दरवाजे बंद कर दिए। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया, जिसमें लगभग 60 लाख जूस हॉलोकॉस्ट में मारे गए और जो बच गए वो किसी तरह से इजराइल भागकर चले आए। हॉलोकॉस्ट के भयानक दर्द से गुजरने के बाद अब जूस के इंतजार की हद खत्म हो गई। उन्होंने अपना देश बनाने के लिए फिर से ब्रिटिश एम्पायर पर जोर डालना शुरू कर दिया। इस बार जूस पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपने हाथों में बंदूक उठाई, जिससे कि इजराइल एक स्वतंत्र देश बन सके। अब इजरायलीज फोर्सफुली ब्रिटेन के अगेंस्ट जाकर हॉलोकॉस्ट से बचकर आए यहूदी को अपने देश में लाना शुरू कर दिया। कई छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, जिनमें जूस और ब्रिटिशर्स दोनों ही मारे गए, लेकिन फाइनली जूस ने ये जंग जीती। 1947 में ज़ायनिस्ट मूवमेंट होमलैंड फॉर द जूइश पीपल काफी तेज हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिश इकोनॉमिकली काफी कमजोर हो गया था, इसलिए उन्होंने व्हाइट पेपर रिलीज करके कहा कि वो लोग 15 मई 1948 को पैलेस्टाइन छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन यहाँ तो अब तक ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा यहूदियों को प्रॉमिस किया गया होमलैंड मिला ही नहीं था, तो फिर अरब्स और जूस के बीच होने वाली युद्ध भी लाजमी ही था। लेकिन इस मामले को तब यूएन कमीशन ने संभाला और पैलेस्टाइन के डिवीजन की बात प्रपोज की। शुरुआती दिनों में तो जूस के सपोर्ट में कोई भी नहीं आया, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने अपना वोट जूइश स्टेट इजराइल के फॉर्मेशन के पक्ष में दिया, वैसे ही यूएसएसआर ने भी जूस के सपोर्ट में वोट कर दिया। फिर फाइनली जब यूएन कमीशन में पैलेस्टाइन और इजराइल के बंटवारे के लिए वोटिंग हुई, तब 33 देशों ने इजराइल के पार्टीशन प्लान को समर्थन दिया, जबकि 12 मुस्लिम देश और अपना एक भारत इस पार्टीशन के खिलाफ थे। सबसे मजेदार बात यह है कि ब्रिटेन, जिसने जूस को अपना स्टेट दिलाने का वादा किया था, वही इस वोटिंग में न्यूट्रल रहा। कुल मिलाकर 10 देशों ने किसी के भी पक्ष में वोट नहीं दिया। मई 1948 को फाइनली ब्रिटिश आर्मी ने रेजोल्यूशन 181 के तहत पैलेस्टाइन को बांटकर
इन्हें छोड़ दिया। लेकिन इसके एक दिन पहले ही 14 मई 1948 को इजराइल अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है। लेकिन इजराइल की ये खुशी एक दिन से ज्यादा नहीं टिकी, क्योंकि बंटवारे के अगले ही दिन पैलेस्टाइन ने इजराइल पर हमला कर दिया। हमले की वजह पैलेस्टाइन का अनइवन बंटवारा था। दरअसल जूस की जनसंख्या पैलेस्टाइन में काफी कम थी और वो मोस्टली पैलेस्टाइन के ऊपरी भाग के बॉर्डर टाउन्स में रहा करते थे। लेकिन जब ये बंटवारा हुआ तब पैलेस्टाइन का एक बड़ा भाग इजराइल को दे दिया गया, जिससे जूस तो बड़े खुश हुए, लेकिन मुस्लिमों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। इसके अलावा पैलेस्टाइन को 3 भागों में बांट दिया गया, एक अरब स्टेट, दूसरा जूइश स्टेट और सिटी ऑफ जेरूसलेम को इंटरनेशनल टेरिटरी घोषित कर दिया गया। इस बंटवारे की वजह से पैलेस्टाइन के निचले भाग में रहने वाले 7 लाख से ज्यादा मुस्लिम लोग बेघर हो गए और न्यूली क्रिएटेड अरब स्टेट पैलेस्टाइन में जाने को मजबूर हो गए। इसी वजह से इजराइल के फॉर्मेशन के तुरंत बाद फर्स्ट अरब इजरायली वॉर हुआ, जिसमें लाखों पैलेस्टीनीज और यहूदी मारे गए। ये युद्ध 1949 में खत्म हुआ, जिसमें यहूदियों की जीत हुई, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट कभी खत्म नहीं हुआ।